हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। डू यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स अपने चैनल पे मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड पॉलिटिकल साइंस का है ये। और यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन कवर कराया गया है, किस प्रकार भारत में पितृसत्ता ने भेदभाव एवं असमान शक्ति संरचना का निर्माण किया है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे अभी नए आ रहे हैं चैनल पे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यहाँ पे अगर असाइनमेंट का अगर आता है ड्यू सोल का, तो मैं कराऊंगा। ओके, आप लोग जानते हैं पिछले साल भी मैं ही करवाया था। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को भी हिट कर लें कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग को तुरंत पता चल जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो देखिए, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। किस प्रकार भारत में पितृसत्ता ने भेदभाव एवं असमान शक्ति संरचना का निर्माण किया है, अथवा राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत क्या है। तो ये इसके बारे में बताया गया है नोट्स में। पूरा एकदम पॉइंट वाइज है, आप लोग देखिए और समझिए, और फिर आप लोग अपना प्रिपरेशन तैयार रखिए। क्योंकि कभी दिसंबर में ही पेपर होने वाला था, लेकिन अभी नहीं लिया है। फिर मार्च तक में लेना है इसको, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, चलिए इसके क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखिए, पितृसत्ता अंग्रेजी शब्द पैट्रियार्की का हिंदी अनुवाद है, ठीक है। अंग्रेजी में यह शब्द दो यूनानी शब्द पैटर और आर्के को मिलाकर बना है। पैटर का मतलब है पिता, और आर्के का मतलब है शासन, ठीक है। तो यही होता है पितृ शासन, हो गया, ठीक है ना। यानी कि पिता का शासन, ठीक है। पीटर लेस्लेट ने अपनी किताब द वर्ल्ड वी लॉस्ट में औद्योगिकरण से पहले के इंग्लैंड के समाज की परिवार व्यवस्था की पहली खासियत उसकी पितृसत्तात्मक होना बताया है। भारत में इस तरह की परिवार व्यवस्था, संयुक्त परिवार, आज़ादी के बाद काफ़ी सालों तक बनी रही। संयुक्त परिवार समझते हैं ना, कि सभी लोग साथ में रहना, जितने भी भाई हैं सब मिलकर रहें, तो उसको कहते हैं हम लोग संयुक्त परिवार परिवार। ओके, चलिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, देखिए, पितृसत्ता जिसके जरिए जब अब संस्थाओं के एक खास समूह को पहचाना जाता है, ठीक है। पितृसत्ता से क्या होता है, खास तरह के संस्था को पहचाना जाता है कि सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व रहता है, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं। और वे उनका शोषण और उत्पीड़न करते हैं, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि पुरुष जो है इस शासन में, पितृसत्ता शासन में महिलाओं पर वर्चस्व रखता था, और शोषण और उत्पीड़न करते थे। पहले होता था, अभी तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अब भी कुछ लोग करते हैं। गर्डा लर्नर के अनुसार पितृसत्ता परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति, संस्थागतकरण करण और सामान्य रूप से महिलाओं पर पुरुषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। वह यह भी कहती है कि इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं पूरी तरह शक्तिहीन है, या पूरी तरह अधिकारों, प्रभाव और संसाधनों से वंचित है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है, ठीक है ना, इस व्यवस्था की खास बात इसकी विचारधारा है, ठीक है। सही बात बोला गया है, विचारधारा। अब कौन से लोग के कौन सा विचारधारा है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पत्नी पे उतना, वाइफ महिलाओं पे उतना जोर जबरदस्ती अब नहीं करता। कुछ लोग हैं कि पहले की तरह करते हैं, पहले बहुत होता रहता था। तो विचार प्रभावी रहता है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि पुरुष जो है स्त्रियों से क्या है, अधिक श्रेष्ठ है। ये पहले की बात है, लेकिन आज आज भी देखिए, हमारे बहुत सारे लड़कियां जो हैं वो बहुत बड़े बड़े नाम कमाई हैं, ठीक है ना, महिलाएं जो है, ठीक है। तो आज बहुत महिलाओं को छूट दिया जाता है, इसीलिए कि महिला भी आगे आए। अ, महिलाओं और पुरुषों का नियंत्रण है या ना होना, या होना चाहिए। इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरुष की संपत्ति के तौर पर देखा जाता है। पुरुष को किस रूप में, महिलाओं को पुरुष की संपत्ति के तौर पर देखा जाता है, ठीक है ना। अब पुरुष जो भी चाहे वो करे, महिलाओं को संपत्ति समझता है, ठीक है, पुरुष स्त्री को। पितृसत्ता एक व्यवस्था के रूप में किस तरह से काम करती है, इस बात को समझने के लिए इसकी विचारधारा को अहम माना गया है।
विचारधारा के तौर पर पितृसत्ता की व्यवस्था का मुख्य पहलू महिलाओं में सहमति पैदा करता है। इसके तहत महिलाएं पितृसत्ता को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, महिला भी बहुत मदद करती है कि पितृसत्ता बना रहे, ठीक है ना, क्योंकि समाजीकरण के जरिए वो खुद पुरुष वर्चस्व को आत्मसात करके उसके प्रति अपनी सहमति देती है। उनकी इस सहमति को कई तरीकों से हासिल किया जाता है, जैसे उत्पादक संसाधनों तक उनकी पहुंच का न होना और परिवार के मुखिया पर उनकी आर्थिक निर्भरता। इस तरह अलग-अलग पैंतरों के जरिए महिलाओं से पितृसत्ता में उनकी सहमति उगलवा ली जाती है। इस आधार पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि पितृसत्ता सिर्फ एक वैचारिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसका एक भौतिक आधार भी है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि पितृसत्ता में महिलाओं को शक्ति और वर्चस्व के साधनों से वंचित करने पर उनकी सहमति आसानी से हासिल कर ली जाती है। अब देखो पितृसत्ता में क्या होता है, महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता है, फिर बाहर के काम नहीं करवाया जाता है, सिर्फ घर में रहो, घर का काम करो, ठीक है, खाना बनाओ, कपड़े धो, यही रहता है। तो यही इसीलिए ये डिपेंडेंट होती हैं पतियों पे, ठीक है ना। ज- क्यों डिपेंडेंट रहती हैं, क्योंकि वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती है, जॉब नहीं कर सकती हैं। और जब महिलाएं पितृसत्ता के इशारों पर जिंदगी जीने लगती है तो उन्हें वर्गीय सुविधाएं मिलने लगती है और उन्हें मान सम्मान के तमंगों से भी नवाजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं पितृसत्ता के कायदे कानूनों और तौर तरीकों को अपना सहयोग या सहमति नहीं देती है तो उन्हें बुरा करार दिया जाता है, ठीक है, और उन्हें उनके पुरुषों की संपत्ति और सुविधाओं से बेदखल कर दिया जाता है। तो ऐसे भी लोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, पितृसत्ता का काम करने का ये तरीका पहले महिलाओं को दो अलग अलग खेमों, अच्छी जो पितृसत्ता का सहयोग देती है और बुरी जो पितृसत्ता को सहमति नहीं देती है, में बांट कर इन दोनों के बीच कभी खत्म न होने वाले प्रतिस्पर्धा का खेल शुरू कर देता है, ठीक है ना। ये कौन करता है, पितृसत्ता। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। भारतीय समाज का पितृसत्ता की व्यवस्था के तहत ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है ना। भारतीय समाज में क्या है, ज़्यादा जातिवादी है, ठीक है ना, तो इसलिए बोला गया है ये। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की यह खासियत रही है कि यह समाज के हर सदस्य को एक बराबर न मानकर ऊंचा या नीचा मानता है, ठीक है ना। पितृसत्तात्मक में क्या बताता है, जातिवादी भी होता है, ठीक है ना, इसमें कि ब्राह्मण, राजपूत, जो भी बहुत जातिवादी होते रहता है, तो ये भी ऊंचा या नीचा मानता है। इस तरह पितृसत्तात्मक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के हमेशा विपरीत रही है, ठीक है, लोकतांत्रिक नहीं है ये पितृसत्तात्मक, ठीक है। इसमें जाति, लिंग, वर्ण, वर्ग, धर्म जैसे भेद से ऊपर एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को अपनाकर मानवीय गरिमा को अपन सबसे ऊपर माना जाता है। अब देखिए जातिवादी बहुत पुराने ज़माने में बहुत होता था, अब तो बहुत थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत होता था। अब यहाँ पे बताया गया है, एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं हर पल पितृसत्ता के अलग अलग रूपों से रूबरू होती है। अब बात चाहे तरह अब बात चाहे तरह तरह के आधारों पर भेदभाव की हो या आज़ादी में बिना वजह कटौती और सुविधाओं में भारी कमी की हो, ये सभी पितृसत्ता के ही पहलू हैं, ठीक है ना। ये जितना भी है सुविधा से लेकर सब कुछ ये क्या है, पितृसत्ता के ही पहलू है। पितृसत्ता में महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक होती है, जहां एक तरफ उन्हें घर के ज़्यादा से ज़्यादा काम की जिम्मा लेना होता है, वहीं दूसरी ओर घरेलू व्यवस्था में उनका प्रभाव और सम्मान उतना ही कम होता है, ठीक है ना। साथ ही उन्हें आर्थिक शोषण के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधीनता, दमन और उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। तो ये सारा कुछ होता है। महिलाएं चाहे किसी भी जाति या वर्ग की हो, पितृसत्ता समान रूप से उनकी जिंदगी की कठिन बनाती है, ठीक है ना। अब चाहे महिला किसी भी जाति वर्ग का हो, लेकिन पितृसत्ता जो है वो क्या है, सबको जिंदगी कठिन बनाता है। जैसे अगर कोई महिला कामकाजी नहीं है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू काम करवाया जाएगा, ठीक है ना। अब जो
कामकाजी नहीं है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा घर का काम कराया जाता है। वही अगर महिला कामकाजी है तो उस पर अधिक से अधिक पैसे कमाने का दबाव डाला जाएगा, ठीक है ना। अब कामकाजी है मतलब पढ़ी लिखी है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की दबाव बनाया जाता है। यहाँ शोषण दोनों महिलाओं का होता है, बस उनके तरीके अलग अलग होते हैं। इसी तर्ज पर महिलाएं जिस खास वर्ग, जाति, धर्म, राष्ट्र या कबीले से ताल्लुक रखती है, उनके अनुसार पितृसत्ता के शोषण दमन के तरीकों में बदलाव आता है। चलिए अब आ गया राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत। इसमें देखिए क्या होता है, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत। सभी अवधारणा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत 17वीं से 18वीं शताब्दी से उत्पन्न हुई, ठीक है ना। कब उत्पन्न हुआ था पितृसत्ता? यह हुआ था 17वीं से 18वीं शताब्दी से उत्पन्न हुई, जब मानवता एक नए युग में संक्रमण की कगार पर थी। फिर भी राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है जिसका पितृसत्तात्मक आधार प्राचीन ग्रीस और रोम में हुआ था। ये पहले कहाँ पे हुआ था? ग्रीस और रोम में हुआ था। उन दिनों में इसकी लोकप्रियता थी सरा थी सम, लोकप्रियता थी, ठीक है, समाज में मौजूद रुझानों के कारण। रोमन और ग्रीक दोनों समाज में पुरुष आकृति महत्वपूर्ण थी। एक आदमी को एक आदमी और एक पूर्ण नागरिक माना जाता था। इस तरह के पितृवादी प्रवृत्तियों ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत के उद्भव को जन्म दिया। थोड़ा आगे देखकर यह कहा जाना चाहिए कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत समाज को एकजुट करने के लिए मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह का तात्पर्य है। इस अर्थ में पिता और राज्य की पहचान पिता और परिवार के साथ की जाती है, ठीक है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के विकास में धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। धार्मिक मान्यताओं ने मुख्य रूप से मध्य युग के दौरान इस सिद्धांत की विशेषताओं को समझाया। राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिनिधियों को विश्वास था कि शुरुआत में भगवान ने आदम पर शाही अधिकार प्रदान किया, जिससे उन्हें पैटर परिवार का मुखिया बना दिया गया। पूरी अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि परिवार बड़े परिवार से पैदा हुआ और एक संप्रभु राजा या राजा की शक्ति परिवार में पैतृक शक्ति से, ठीक है। पूरा विचार इस तथ्य पर बनाया गया है कि लोग उनकी प्रकृति ये प्राणी है, ठीक है ना, जिन्हें एकजुट होने की आवश्यकता है। एक परिवार बनाने की इच्छा उनके प्राकृतिक जोर है। दूसरे शब्दों में वंशानुगत कारक, ठीक है ना, वंशानुगत। अब देखिए पहले राजा क्या करता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, ठीक है, फिर उसका बेटा राजा बनता था, तो वंशानुगत इसे कहते हैं वंशानुगत। उसी उन्हीं के वंश के लोग राजा बनते थे। एक राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत जिसका लेखक अरिस्टोटल माना जाता है, इस तथ्य को बताता है कि मानव जाति ने लगातार परिवार बनाए जो बाद में राज्य में बढ़े। यह विकास बड़ी संख्या में परिवारों के कारण हुआ। बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण प्रदान करने के लिए पिता के सामान्य अधिकार सरकार के रूप में विकसित हुए। अभी कहीं कहीं है जो कि पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। हाँ, बहुत सारे परिवार में मिलता है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार संबंध शासक और समाज परिवार पिता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। साथ ही हम न केवल राजा या राजा के एकमात्र अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से प्रशासनिक तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। आखिरकार प्राचीन रोमन के समय भी बिजली प्रबंधन की लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। ओके। राज्य मूल के सिद्धांत पितृसत्तात्मक, जिसका सार समय के साथ कड़ा हो गया है, एक नई अवधारणा में बदल गया। पैतृक पैतृकतावादी उत्तरार्थ का सार यह है कि यह सीधे राज्य और परिवार से संबंधित है। इसके साथ ही इससे कोई विचलन मतलब अलग नहीं, मुख्य अवधारणा की अनुमति है। राजनीतिक व्यवस्था और सरकार के रूप में ध्यान दिए बिना राज्य का मुखिया हमेशा पिता होता है और शक्ति ही एक देश है, ठीक है। कन्फ्यूशियस द्वारा एक समान सिद्धांत उन्नत किया गया था। ओके, तो यहाँ पे पितृसत्तात्मक के बारे में हम लोग पढ़ें कि क्या होता है। तो जो पिता के द्वारा जो शासन होता है उसे पितृसत्तात्मक शासन, पितृसत्ता कहते हैं, ठीक है ना। पिता के ही सत्ता को आगे लेकर जाया जाता है।
इसीलिए आजकल जो भी लोग हैं, पहले तो बहुत होता था कि पहले लड़के ज़्यादा चाहते थे, ठीक है ना, आज भी है। आज भी लोग चाहते हैं कि हमारे लड़के हों, कि हमारा वंशज चले, ठीक है ना। लड़कियों से लोग कहता है कि वंशज नहीं चलता है, लड़कों से ही वंशज चलता है। ओके। तो ये था पितृ सत्तात्मक। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग, और इसके बारे में बताया मैंने, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, और पेपर में आएगा तो आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। अ, ओके। और जो भी बच्चे नए हैं, आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, लाइक्स करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।